एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रमणि और आप सभी का स्वागत है विक्रमास एडुटेक पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा हमारे थंबनेल से या फिर अभी जो आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको जो स्लाइड, उससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आखिर हम आज किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इस जो अफगानिस्तान का जो रीजन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी के साथ साथ हमारा जो सामरिक संबंध है और भी देशों के साथ और भी दुनिया के और भी देशों के साथ, उसके लिए अफगानिस्तान की धरती काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो मिडिल वेस्ट का एक क्या बोल सकते हैं उसको, गेटवे है। वहां से उसका दरवाजा मिडिल वेस्ट की तरफ खुल जाता है। अब मिडिल वेस्ट का क्या मतलब है? मिडिल वेस्ट का मतलब है वो रीजन जो कि अरब पेनिनसुला से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो अफगानिस्तान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और इसी के साथ साथ अफगानिस्तान हमारे लिए इसलिए भी हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी कंट्री है। पड़ोसी कंट्री में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पीओके, जिसको इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, जो कि हमारा अभिन्न हिस्सा है, उसको उससे उसकी बॉर्डर टच करती है, मतलब कि एक दूसरे के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। वैसे कंडीशन में हमको अफगानिस्तान को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाल फिलहाल के करीब 1.5-2 वर्षों में अफगानिस्तान में कुछ ज्यादा ही परिवर्तन हुए हैं। वहां का रिजिम चेंज हुआ है, उसी के साथ साथ उनके यहाँ की और भी बहुत सी परिस्थितियां बदली हैं। तो उन बदले हुए परिस्थितियों में हम किस तरह से उनके साथ सामंजस्य बिठा सके, क्योंकि अभी जो वहां पे तालिबान का रूल है, हमने कभी तालिबान के साथ बातचीत कभी नहीं करी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट, अभी से पहले हमारा क्या स्टैंड था? हमारा ये स्टैंड था कि हम बात करेंगे वहां के गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से हम बातचीत करेंगे। हम किसी भी तरीके से नॉन स्टेट एक्टर से बात नहीं करेंगे, और हम तालिबान को नॉन स्टेट एक्टर की तरह कंसीडर करते थे। अब नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? वैसे लोग होते हैं नॉन स्टेट एक्टर जो कि आपके स्टेट के आइडिया को, या फिर आपका स्टेट कहने का मतलब मेरा यहाँ पे कंट्री, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में या फिर जियो पॉलिटिक्स में स्टेट का मतलब कंट्री होता है। तो अगर किसी कंट्री का कोई अलग से, मतलब कि गवर्नमेंट के अलावा कोई बंदा उसके पॉलिसी को, या फिर कोई इंडिविजुअल उसके पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन दिस सर्कमस्टांसेस हम उसको बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर। तो हम उसके साथ किसी भी तरह का नेगोशिएशन, किसी भी तरह का बातचीत नहीं करें, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारा डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी के आइडियाज और डेमोक्रेसी के फिलोसफी पे पूरा भरोसा है। और हमारा ये मानना है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तभी वो प्रगति की राह पे आगे बढ़ेगा, और तभी हम उससे बातचीत कर सकते हैं। हमारा भी एक स्टैंडर्ड है बातचीत करने का, हम किसी से भी ऐसे बातचीत नहीं कर सकते, किसी के साथ भी ऐसे ही हम अपना नेगोशिएशंस नहीं रख सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ की गनी सरकार थी, वो क्या हो गया, वो कोलैप्स कर गई। कोलैप्स करने के पीछे का भी एक रीजन है, बिकॉज अमेरिका ने वहां से पुल आउट कर लिया अपने सोल्जर्स को। इन दिस सिचुएशन उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो तालिबान के आगे टिक नहीं पाई। मैं आगे ही बताऊंगा कि तालिबान क्या है, तालिबान कैसे बना, तालिबान से फिर रशिया के बाद यूएस के साथ उनकी कैसे दुश्मनी हुई, 9/11 का क्या एंगल है अफगानिस्तान के साथ। इन सारे सिचुएशंस को मैं आगे चल के आपके साथ डील करूंगा। तो फिलहाल मैं बात करूंगा कि हम किस तरीके से इफेक्टेड हो गए हैं तालिबान का जब से रिजीम आया है अफगानिस्तान के अंदर में। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मैंने ये टाइटल क्यों रखा है कि अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, मतलब कि साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में हम अफगानिस्तान को क्यों कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत से साम्राज्य आए और गए, जो जिसने यहाँ पे हाथ डाला उसका हाथ जला ही जला है। मतलब ये कि जिसने भी यहाँ पे अधिकार करने की कोशिश की उसको हार ही मिली है, या फिर वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। वो देश ही पूरी तरीके से टूट चुका है। वो जो एम्पायर है वो खुद ही पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी थी। ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे, और मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। इन सारे सवालों के आपको उचित जवाब मैं आपके सामने छोड़ कर जाऊंगा। खैर, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग थे जो यहाँ पे आए और मुंह की खाकर वापस चले गए। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ग्रीक्स। मैं ग्रीक्स की बात करूं, जैसे कि आपको पता है अलेक्जेंडर इसी रास्ते से इंडिया में आया था, फिर हाइड्रोस्पेस की लड़ाई हुई थी पोरस के साथ, उसके बाद वो वापस चला जाता है, उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। फिर उसका जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ,
सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, और फिर वो हार जाता है, फिर वो वापस चला जाता है। तो ग्रीक के बाद उसके बाद कौन आते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड भी यहाँ पे आता है और यहाँ से हार कर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं रशियंस, जो कि उस वक्त पे इसको कि हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते थे। तो यूएसएसआर भी आता है और इसके साथ तो ऐसा होता है कि पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि 13 अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है जब इसने यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर में हाथ डाला, और जब यहाँ से वो पुल आउट करती है अपने फोर्सेस को। कुछ ऐसा ही हुआ था जब यूएसए ने पुल आउट किया था। जितनी शर्मिंदगी यूएसए को इस बार हुई है, बाइडेन साहब को हुई है, उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदगी यूएसएसआर को हुई थी। और इसी के साथ साथ यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी हो गया था, मतलब कि जो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अपने आप को बोलते थे, ये 13 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। और इसका पूरी तरीके से सोशलिज्म का जो मॉडल था वो कोलैप्स कर गया, और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से एक सोशलिज्म आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद फाइनली बारी आती यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक एक करके सब यहाँ पे आते जाते हैं और मुंह की खाकर वापस चले जाते हैं। ये है अफगानिस्तान के अंदर हाथ डालने की गलती। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। आखिर अफगानिस्तान वर्ड कहाँ से निकलता है, इसमें हिस्ट्री में सबसे पहले हम इसको कहाँ से जानते हैं, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो आइए समझते हैं एक एक करके। पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड पे जाता हूं और यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने महाभारत देखी होगी या फिर महाभारत पढ़ा होगा कभी, तो आपको पता होगा कि गांधारी का जिक्र आता है, जो कि गांधार की रहने वाली थी, जिनकी शादी किससे होती है? धृतराष्ट्र से होती है। तो पहले गंधारा पार्ट, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते थे? गंधारा पार्ट के नाम से जानते थे। अफगानिस्तान जो नाम है ये हम लोग को देखने को मिलता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, कब? 500 बीसीई के आसपास। 500 बीसीई के आसपास हम लोगों को ये नाम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ साइरस द ग्रेट यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पे रूल करने की कोशिश करते हैं। फिर ग्रीक्स आते हैं। ग्रीक्स किसके फॉर्म में आते हैं? एलेक्जेंडर के फॉर्म में आते हैं। तो एलेक्जेंडर, जो इसको कि हम लोग सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ पे आता है, क्योंकि इसको पता होता है कि हमको इंडिया पे रूल करना है अगर, तो हमें इस वाले रीजन से होकर ही गुजरना होगा। उसी के साथ साथ ये सारी सिचुएशंस होती जाती है, सभी आते जाते हैं और हार कर वापस चले जाते हैं। लेकिन 8th सेंचुरी में अरब्स जो इन्वेडर्स थे वो यहाँ पे आते हैं, और तभी इनकी जो बोल सकते हैं उसको कि इनकी जो मिश्रण हुआ इस्लाम के साथ। अभी मतलब इस्लामिक कंट्री ही है अफगानिस्तान काइंड ऑफ, तो इनका जो सामंजस्य बना इस्लाम के साथ वो 8th सेंचुरी में बनता है, जब इस्लामिक इन्वेडर यहाँ पे आते हैं 8th सेंचुरी एडी में। जैसे कि आपको पता है कि 712 में यहाँ पे कौन आता है? इंडिया के अंदर आता है मोहम्मद बिन कासिम MBK। कहाँ पे अटैक करता है मोहम्मद बिन कासिम? सिंध पे अटैक करता है। और सिंध पे किसके पास उस वक्त? सिंध पे कौन रूल कर रहे थे? सिंध पे रूल कर रहे थे राजा दाहिर। और दाहिर को हराकर सही मायने में उसने क्या किया? इस्लामिस्ट रिजीम को एस्टेब्लिश किया इंडिया के अंदर में, टेक्निकली इंडिया के अंदर में, अभी इंडिया को पार्ट नहीं है। खैर, अब इसके बाद आता है महमूद गजनवी, जो कि महमूद गजनवी के बाद भी लोग आते जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इनके बाद नंबर आता है महमूद गजनवी का, जिसने कि हमें बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग इवेंट किया था, बहुत ही लूट खसूट मचाई थी इन लोगों ने। उसके बाद अब तक के इतिहास का जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेजन होने वाला था अफगानिस्तान का, वो था चंगेज खान का। 13th सेंचुरी में चंगेज खान आता है। और आपको पता होगा कि अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत चंगेज खान के बारे में पढ़ा होगा, तो कितने क्रूर थे, कितने बर्बर थे। मतलब कि अगर वो एक बार आते थे जिस शहर में, उस शहर के कुत्ते और बिल्लियों को भी नहीं छोड़ते थे, इंसान तो दूर की बात है। तो उनका जो युद्ध लड़ने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूं, अमानवीय थी, और बहुत ही वो इनह्यूमन तरीके से, अनसिविलाइज्ड तरीके से, अनकल्चर्ड तरीके से वो मारकाट मचाते थे। और इसी के साथ साथ उनका क्या होता था कि वो बहुत ही मास लेवल पे मर्डर करते थे और बहुत से लोगों का स्लॉटर, एक काइंड ऑफ होलोकास्ट जैसा कुछ कर देते थे और पूरा का पूरा शहर ही तबाह कर देते थे। तो 13th सेंचुरी में चंगेज खान के कहर से अफगानिस्तान नहीं बच सका और चंगेज खान ने यहाँ पे हमला कर दिया। लेकिन फाइनली इनका भी वही होता है, ये भी
मुंह की खाते हैं और वापस चले जाते हैं। उसके साथ 14th सेंचुरी में आता है तैमूर लर्न। तैमूर आता है यहाँ पे 14th सेंचुरी में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में यहाँ से इंटर करने के लिए आपको एक ही रास्ता अफगानिस्तान होकर ही आना होगा, और फिर जितने सारे दर्रे हैं उस दर्रे से आपको पास करना होता था। तो सबसे पहले अफगानिस्तान ही बीच में आता, क्योंकि इंडिया वाज द वेरी प्रॉस्परस स्टेट ऑन दैट टाइम, जिसको कि हम लोग सोने की चिड़िया बोलते थे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि आपको इंडिया के अंदर आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता था कि आपको अफगानिस्तान को मतलब अफगानिस्तान को रौंद के ही आप इंडिया के अंदर आ सकते हैं। और अफगानिस्तान में खड़े थे ये योद्धा कि मतलब जो यूएसए से नहीं हार रहा है, जो यूएसएसआर से नहीं हार रहा है, इंग्लैंड द ग्रेट ब्रिटेन उसको छूने से डर रहा है, सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, उसको भी यहाँ आने के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ के लोगों के अंदर वो जज्बा होगा लड़ने का। तो यहाँ पे भी वो लोग क्या करते थे, आते थे और इसको बहुत ही मुश्किल से वो लोग जीतते थे। या फिर देखो जीतना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्कूल में कहा जाता था कि टॉप करना इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉप करना इजी है, लेकिन आप अपने टॉपर होते रहना बहुत मुश्किल है। मतलब कि एक बार आपने रैंक 1 हासिल कर ली 6th क्लास में, फिर 7th क्लास में फिर से रैंक 1 हो गए, 8th क्लास में फिर से रैंक 1 हो गए, और 9th क्लास में फिर से रैंक 1 हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 6th क्लास का सिलेबस यही था, आप रैंक 1 आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आप 8th पे जा रहे हैं, 10th पे जा रहे हैं, 6th इंप्रूवमेंट आप कर रहे हैं, 10th से 6th पे आ रहे हैं, 4th पे, लेकिन कभी टॉप नहीं कर पाया आप। तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि वो इजी है, वो कर पाना बहुत इजी है। उसी तरीके से लोग जीत तो लेते थे, लेकिन वहां पे रूल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि वहां का अब आगे मैं इसके फैक्टर्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतनी सारी दुश्वारियां लोगों को आ रही थी। अगर मैं 1738 की बात करूं तो जैसे कि आपको पता होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे नादिर शाह यहाँ आता है। 1738 में नादिर शाह पहुंचता है, और नादिर शाह ने भी यहाँ पे बहुत लूट खसोट मचाई थी। बेसिकली होता क्या था ना कि अफगानिस्तान में अभी भी अगर आप जाओगे अफगानिस्तान में तो आप कुछ है नहीं, बाय द वे, मतलब कोई चीजें है नहीं कि आप उसको एक्सप्लोर करोगे, सिर्फ पहाड़ियां हैं, घाटी है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको इंडिया आने के लिए, क्योंकि हर किसी का टारगेट क्या होता था, इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओगे, एक बार में अगर आप इंडिया पहुंच जाते हो तो इजी होता था, मतलब फ्रंट पे तो कुछ कोई होते नहीं थे, आप इजिली इंटर करो। और नादिर शाह का तो वो टाइम था कि मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको कि हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं, लेटर मुगल्स थे ये। औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी 1738 के आसपास, मतलब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। 1738 तो दूर की बात है, ये जो मुगल्स थे काफी वीक थे, इनको मतलब शासन व्यवस्था में इनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं था, इनको प्लेजरस लाइफ जीने का ज्यादा शौक था। तो ऐसे सिचुएशन में नादिर शाह आता है, और नादिर शाह क्या करता है, फिर अफगानिस्तान को क्रश करता है, अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट करता है। उसके बाद इंडिया आता है, इंडिया के साथ जो उसने किया तो किया ही हो, तो रेस्ट इज द हिस्ट्री है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आते हैं 1747 में, आपको पता ही होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1747 में पहले अफगानिस्तान आता है, फिर अफगानिस्तान में कहर बरपाते हुए इंडिया पहुंचता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या हो जाता है, मराठों को हराकर मोहम्मद शाह अब्दाली फिर से बहुत सारा लूट खसोट करके वापस चला जाता है, और मराठों को और भी ज्यादा कमजोर कर देता है, और उसी के साथ साथ अंग्रेजों का भी रास्ता साफ कर जाता है। खैर, अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इतना टफ बना देता है यहाँ के इन्वेजन को। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें, अगर हम फैक्टर की बात करें तो जो पहला फैक्टर होगा वो क्या होगा कि यहाँ का जो टेरेन है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। मतलब टेरेन ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ऐसे जा रहे हो और यहाँ पे क्या हो सकता है। मतलब स्लोप सही नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा है स्टीप है, तो कहीं बहुत ही अपवर्ड की तरफ हो जाता है। मतलब कि अगर आप इस तरीके से घाटी से नीचे उतर रहे अचानक से इस तरह से हो जाएगा, मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो आप बात को? कभी कभी ऐसा हो रहा है, अचानक से ऐसा हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन सा क्या कब क्या दिख जाए। वैसे सिचुएशन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलें आ जाती है जो भी इन्वेडर्स होते हैं, या फिर जिनको इनका आइडिया नहीं है कि आखिर यहाँ पे किस तरीके से हम रहेंगे, किस तरीके से। ज्यादातर लोग तो फॉरेनर्स होते थे, तो उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता था कि आखिर हम किस तरीके से इसको
रूल करेंगे, फिर किस तरीके से यहाँ पे हम चीजों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपको, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये ट्राई जंक्शन है। कौन सा ट्राई जंक्शन है? इंडिया, उधर से आपका पर्शिया, जिसको कि अभी हम ईरान के नाम से जानते हैं, और एक तरफ से आप देखेंगे कि यूएसएसआर का जो रीजन हुआ करता था, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे कंट्रीज आपको ऊपर से दिखेंगे टच करते हुए। तो यहाँ भी बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अगर ट्राई जंक्शन है तो होता क्या था कि यहाँ का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस या फिर रीजनल जो इनबैलेंस होता है, वो बहुत ही ज्यादा टफ तरीके से देखना पड़ता था। उसी के साथ साथ यहाँ के लोग काफी ट्राइबल होते हैं, और ट्राइबल होने की वजह से क्या होता है ना कि ये लोग, इन ट्राइबल्स का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ट्राइबल्स का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था अपने इलाकों पे, और वो ट्राइबल लोग बहुत ही ज्यादा जुनूनी होते हैं, अपनी चीजों के साथ वो कंप्रोमाइज करना नहीं जानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी काफी टफ हो जाता है। और फिजिकल ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताया कि हिंदू कुश पर्वत हिमालय की चोटी है, और यहाँ से ही इस तरफ, इसलिए हमारे देश का नाम भी हिंदुस्तान पड़ता है, और हमें हिंदू बोला जाता है, क्योंकि पर्शियन, अरब, अरेबिक और टर्क्स ने सबसे पहले वर्ड कॉइन किया था, हिंदू या फिर हिंदुस्तान, इस तरह के वर्ड्स, क्योंकि हिंदू कुश पर्वत के इस तरफ सारा कुछ क्या है, हिंदुस्तान है उनके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट दिया गया था ग्रेट गेम का। अब ये ग्रेट गेम क्या है? ग्रेट गेम को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर इस ग्रेट गेम के पार्ट कौन कौन थे, ग्रेट गेम बोले या फिर बिग गेम बोले। तो सबसे पहले हम इस बिग गेम की बात करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें या फिर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, तो बिग गेम काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा कि इस बिग गेम को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 18th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक, या फिर 28th सेंचुरी तक, मिड ऑफ 28th सेंचुरी तक यूनाइटेड किंगडम इंडिया के ऊपर हावी रहता है। और उसी के साथ साथ यूएसएसआर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। जब तक वो 1917 में उसका जो बेल्शेविक रेवोल्यूशन नहीं होता है, तब तक वो बहुत ही तेजी से एग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो एक तरफ थे ब्रिटिशर्स, वहीं दूसरी ओर थे रशियंस, और यहाँ पे है अफगानिस्तान। अब आपको पता होगा कि अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी है कि जिसका उस पे कब्जा होगा वो पूरी तरीके से मिडिल वेस्ट पे अपनी कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकता है। इसी के साथ साथ वो क्या कर सकता है कि साउथ एशिया पे भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रख सकता है। अभी जो दोनों सुपर पावर्स थे उस टाइम पे, क्योंकि अभी तक यूएसए सुपर पावर नहीं बना था, उस टाइम पे सिर्फ यही दो सुपर पावर्स थे। अब इन सुपर पावर्स में होड़ लग गई थी कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान पे कब्जा करना है। ये दोनों आपस में ही भिड़ते थे इसको कब्जा करने के लिए, और हर बार ये एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। आखिर यूनाइटेड किंगडम को किस बात का डर था? क्योंकि अफगानिस्तान जो था ना, इंडिया के लिए बफर स्टेट का काम करता था। मतलब कि आपको अगर इंडिया पे अटैक करना है तो पहले आपको अफगानिस्तान से होके ही आप इंडिया पे अटैक कर सकते हैं। तो अगर इस पे जिसका कब्जा हो जाए उसके लिए बहुत इजी हो जाता था कि आप इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि एक बहुत ही प्राइसली कॉलोनी था, बहुत बड़ा मार्केट था, रॉ मटेरियल का बहुत ही बहुत ही बड़ा प्रोवाइडर रॉ मटेरियल था उनके फैक्ट्रीज के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। अफगानिस्तान वॉर लड़ते हैं वो इंग्लैंड वाले, यूके वाले, कि हम किसी भी तरीके से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लें। ये तीन अलग अलग अफगानिस्तान वॉर को लड़ते हैं, और फाइनली ये क्या करते हैं, ड्यूरंड लाइन बनाते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, जो कि अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको हम ड्यूरंड लाइन ही बोलते हैं। ड्यूरंड कमीशन एस्टेब्लिश करी गई थी, और इसके बाद क्या होता है कि फाइनली एक पीस एस्टेब्लिश होता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये पीस ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि 1947 में इंडिया आजाद हो जाता है, और अभी भी यूएसएसआर बहुत ही तेजी से, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद से 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन था उसके बाद से ये बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा होता है, और इसका एम्बिशियस
एम्बिशन और बहुत तेजी से भी बढ़ रहा होता था कि हम एटलीस्ट इस रीजन में, जो एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया वाले रीजन में अपना प्रभुत्व कायम कर सके। और इन दिस सर्कमस्टांसेस अफगानिस्तान में क्या हो जाता है कि अफगानिस्तान में एक रूलर होते हैं जो कि बहुत ही तेजी से वहां पे चेंजेस कर रहे होते थे और वो अफगानिस्तान को मॉडर्नाइज कर रहे थे। उनके अगेंस्ट कुछ मिलिटेंट ग्रुप थे जो कि वो बोलते हैं कि भाई हमें ये मॉडर्नाइजेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हम बस ऐसे ही रहेंगे जैसे हम रहते थे। तो उसका फायदा उठाकर रशिया क्या करता है कि वो मिलिटेंट ग्रुप का फायदा लेकर वो अटैक कर देता है अफगानिस्तान पे। जैसे वो अफगानिस्तान पे अटैक करता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में वो यहाँ के जो किंग होते थे उनको फाइनली वहां से जाना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि अफगानिस्तान 1979 में यहाँ पे इंटर करता है और ये 10 साल तक यहाँ पे युद्ध करता रह जाता है। फाइनली वहां के लोग भी रशिया के साथ फाइनली वहां के लोग भी क्या हो जाते हैं, उससे उब जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और वो खुद जिन्होंने उनको हेल्प किया था, उन्होंने खुद क्या करना शुरू कर दिया, उनका अपोज करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अब यूएसएसआर को 1989 में 10 इयर्स के बाद अफगानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ता है बाहर। और उसके परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से पैसा लग चुका होता है इस युद्ध में। किनके पैसे लग चुके होते हैं, यूएसएसआर का बहुत से रिसोर्सेज यहाँ पे खर्च हो चुका होता है, जिसका परिणाम उनको अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भुगतना पड़ता है। और फाइनली यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। मतलब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के पीछे बहुत से रीजन है, इनमें से एक रीजन ये भी था। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे, एक तालिबान नाम का ग्रुप एक्टिव हो जाता है अफगानिस्तान में। और इसने क्या किया, इसका जो लीडर था वो था अलकायदा और तालिबान लगभग एक साथ वो अपने आप को कोलिशन बना लेते हैं। और उसने क्या किया कि 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया और उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसका जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, उसको अमेरिका खोजना शुरू कर देता है। और अमेरिका बोलता है कि हम भाई लादेन अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, और उसने वार अगेंस्ट टेरर के नाम पे सारी नाटो फोर्सेस उतार देता है अफगानिस्तान की धरती पे। और उसके बाद उसका एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन फाइनली 2011 में कहां पाया जाता है, एबटाबाद, पाकिस्तान के एबटाबाद में वो पाया जाता है। और उसको क्या किया जाता है, उसको किल कर देते हैं कौन लोग, यूएस आर्मी किल कर देती है। और उसके बाद से फिर अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस क्या करती है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। कुछ दिनों तक डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट वहां होता भी है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि अब जो प्रॉब्लम यूएसएसआर के साथ हो रहा था, वही प्रॉब्लम क्या हो रहा था, यूएस के साथ भी हो रहा था, क्योंकि वो फंस चुका था अफगानिस्तान में जाकर। मतलब जाना इजी है, निकलना बहुत मुश्किल है। तो आप चले गए थे, अब वापस आना बहुत मुश्किल है। फेस सेविंग का भी कोई रास्ता ढूंढ रहा था यूएस फाइनली, लेकिन कुछ उसे देखने को मतलब दूर दूर तक इस तरह के कुछ उसको संभावनाएं नहीं दिखती है। फाइनली 2021 में वो क्या बोलता है, अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और क्या करता है, वापस निकल जाता है। कहां से, अफगानिस्तान से। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अफगानिस्तान फिर एक बीच राह पे आ जाता है, जहां पे वो ना तो पूरी तरीके से इस्लामिस्ट बन पाया, ना ही पूरी तरीके से मॉडर्न स्टेट बनकर निकला। और अभी तालिबान वहां पे रूल कर रही है। और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे हम आपके सामने लेकर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं, अफगानिस्तान हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, जहाबार पोर्ट वगैरह हमने बहुत से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वहाँ पे। बहुत से हमने क्या बना रखे हैं, कॉलेजेस बना रखे हैं। वहाँ का पार्लियामेंट भी हम लोगों ने ही बनवाया था। कॉलेजेस बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने बहुत से डाल रखे हैं वहाँ पे, हाईवेज, ओवरब्रिज, बहुत सी चीजें हम वहाँ पे कर रहे हैं। हेल्थ में हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पे, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे थे हम वहाँ पे। लेकिन खैर, हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान इस अशांति से बाहर निकलेगा और एक दिन फिर पूरी दुनिया को शांति का राह दिखाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।